नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। पहले एक अहम फैसले की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में आध्यात्म विभाग अब धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के नाम से ही जाना जाएगा। शिवराज कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें कमलनाथ सरकार के एक और फैसले को बदलते हुए आनंद विभाग का दोबारा से गठन किया गया। इस फैसले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी केवल नाम बदलने पर ध्यान दे रही, विकास पर नहीं। इधर बीजेपी कहती है कि कांग्रेस को सिर्फ ऐतराज की राजनीति करनी आती। मध्य प्रदेश में जो हमारा आनंद विभाग था, उस आध्यात्म विभाग था, उसे धार्मिक न्यास और धर्मस्व न्यास में आज परिवर्तित किया गया है। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने फिर कमलनाथ सरकार का एक और फैसला पलट दिया है। शिवराज कैबिनेट ने अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान बनाए गए आनंद विभाग को फिर बहाल कर दिया। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने तीसरे कार्यकाल के आखिरी दिनों में आनंद विभाग का गठन किया था, लेकिन 2018 के चुनाव हुए और बीजेपी के हाथों से सत्ता चली गई। कांग्रेस सरकार में कमलनाथ मुख्यमंत्री बने और शिवराज सिंह चौहान के बनाए गए आनंद विभाग को धर्मस्व विभाग में मर्ज करते हुए एक नया नाम आध्यात्म विभाग दे दिया। बीजेपी को सत्ता में आने के 1.5 बरस तक कमलनाथ के इस फैसले को लेकर काफी बदहजमी रही। सो अब कैबिनेट ने तय किया है कि मध्य प्रदेश में 6 साल पहले शुरू किए गए आनंद विभाग को अपने हैप्पीनेस एजेंडे के तहत उसी स्वरूप में फिर लोगों तक पहुंचाया जाएगा। विगत दिनों ये हमारा ही माननीय मुख्यमंत्री जी का कंसेप्ट था कि आनंद विभाग के माध्यम से हम ये सुनिश्चित करें कि व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत जीवन में बहुत खुश रहे। ये अलग बात है कि कांग्रेस ने उस पूरे कंसेप्ट को ही ख़त्म कर दिया था। फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है कि हम उस विभाग के माध्यम से लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और आनंद के साथ वो ज़िंदगी जी सके, इसके प्रयोग हम करेंगे। जाहिर है, शिवराज कैबिनेट के फैसले के बाद आध्यात्म विभाग का नाम पहले की तरह धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग हो जाएगा। दरअसल कमलनाथ सरकार में आध्यात्म विभाग को धर्म स्थानों से जुड़े ऐतिहासिक स्थानों के रखरखाव, धार्मिक स्थलों पर लगने वाले मेलों और आयोजनों पर भीड़ प्रबंधन एवं सुरक्षा इंतजामों पर सुझाव देना, प्रदेश और बाहर में चिन्हित तीर्थ स्थलों की यात्रा का प्रबंध, धार्मिक संस्थाओं की भूमि का प्रबंध, पुजारी, महंत और कथावाचकों की नियुक्ति और उनको हटाना, शहर और ग्रामीण इलाकों में पवित्र स्थलों को घोषित करना, ऐसी जिम्मेदारियां दी गईं। कमलनाथ सरकार के इस फैसले को पलटने के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। स्टेशनों के नाम बदलेंगे, शहरों के नाम बदलेंगे, वह है क्या काम? उसके अलावा पैसा है नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उनका नाम ही बदलो। और आनंद विभाग की बात कर रहे हैं तो आनंद तो दें। लोग परेशान हैं, काम धंधे हैं नहीं, कोरोना बुरी तरह फैल रहा है। 6 साल पहले गठित आनंद विभाग को बनाने के पीछे सरकार की मंशा थी मध्य प्रदेश के लोगों में हैप्पीनेस का भाव आए, लेकिन आनंद विभाग से जुड़ने वालों को उम्मीद नहीं थी कि अगले कुछ ही सालों में इस पर सियासत होने लगेगी। हुआ भी ऐसा ही। 2 सरकारों के बीच मध्य प्रदेश का हैप्पीनेस इंडेक्स खतरे में पड़ गया। बहरहाल आनंद विभाग 3 साल बाद एक बार फिर शुरू हो रहा है। उम्मीद है कि आनंद विभाग इस बार अपने मकसद में जरूर कामयाब होगा। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भी कई विभागों के कामकाज की समीक्षा की है। ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में प्रदेश को और सक्षम बनाने की दिशा में काम किए जाएं। सीएम ने बिना बाधा के बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने, बड़े बकायेदारों से बिल की वसूली और जले ट्रांसफार्मर तत्काल सुधारने के साथ उपभोक्ताओं का संतुष्टि स्तर बढ़ाने के निर्देश दिए। नवकरणीय ऊर्जा विभाग की समीक्षा भी की गई और कहा कि सिंचाई के लिए बिजली सौर ऊर्जा से चला सकें, इसके प्रयास हों। सीएम ने लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं सहकारिता विभाग की बैठक में सीएम ने अफसरों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि सोसाइटियों को ठीक किया जाए, ठोस कार्य योजना बनाएं। सीएम ने अधिकारियों से कहा, समस्या नहीं समाधान बताएं। अफसरों के अंग्रेजी में प्रेजेंटेशन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में रहकर हिंदी तो अच्छी आना चाहिए। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायतों के संचालन को लेकर बड़ा फैसला किया है। ग्राम पंचायतों में बैंक खातों का संचालन पूर्व की तरह पंचायत सचिव और सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। यानी कि ग्राम पंचायतों में जो सचिव, सरपंच और पंच थे, उन्हें पहले की तरह अधिकार फिर से मिल गए। सरपंच ही पंचायतों का संचालन करेंगे। पंचायत विभाग की तरफ से जारी निर्देश में बताया गया कि ग्राम पंचायतों के बैंक खातों के संचालन की व्यवस्था
पहले की तरह ग्राम पंचायत के सचिव सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर के द्वारा होगी। इसी प्रकार जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत में भी प्रधान प्रशासकीय समिति पहले की तरह काम करते रहेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कुशाभाऊ ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष में संगठन के विस्तार के लिए बूथ विस्तारक योजना शुरू की, जिसके तहत 5 और 6 जनवरी को प्रदेश के 14 स्थानों पर कार्यशालाएं आयोजित की जाने, जिसमें जिला अध्यक्ष, संगठन जिला प्रभारी, योजना के प्रभारी, जिला महामंत्री, जिला कार्यालय मंत्री, मंडल विस्तारक और मंडल अध्यक्ष भाग लेंगे। 5 जनवरी को ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल, सिवनी, होशंगाबाद, भोपाल, नीमच और खरगोन में कार्यशालाएं आयोजित होंगी, जबकि 6 जनवरी को छतरपुर, शिवपुरी, जबलपुर, उज्जैन और धार में कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। बीजेपी ने मिशन 2023 में 51% वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इसी टारगेट को हासिल करने के लिए बीजेपी बूथ तक पार्टी को मजबूत करने में जुट गई है। नरसिंहपुर में कथावाचक तरुण मुरारी बापू के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। एसपी के निर्देश पर स्टेशनगंज थाने में गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ। पुलिस के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। मुरारी बापू ने महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उन्हें देशद्रोही तक करार दिया था। वहीं अब इस मामले पर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस ने तरुण मुरारी बापू की गिरफ्तारी की मांग की। कांग्रेस नेता स्वदेश शर्मा ने कहा कि बीजेपी समर्थित ऐसे संत वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं। इधर बीजेपी विधायक हरिशंकर खटीक ने इस मामले पर चुप्पी साध ली। सवाल पूछे जाने पर बस इतना कहा, संत हैं, उनके लिए सम्मानीय, इसलिए वो इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। जो राष्ट्र के टुकड़े कर दे वो पिता कैसे हो सकता है, इसलिए हम इनका घोर विरोध करते हैं। ये व्यक्ति ना तो राष्ट्र प्रेमी है और न राष्ट्रपिता है, न महात्मा है। ये व्यक्ति मेरी निगाह में देशद्रोही है। महात्मा गांधी जी के विरुद्ध कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी करी है, उनके साथ में एक सीडी भी संलग्न करके दी है, उसका वीडियो भी है। उसका परीक्षण करवा के और उसमें लीगल ओपिनियन लेके जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई बनती है उस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन करने की दिशा में काम कर रही है और इनको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि जहां इनके प्रधानमंत्री राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चश्मा लगा करके स्वच्छ भारत की बात करते हैं, वहीं इनकी पार्टी के लोग और इनकी पार्टी के लोग समर्थन में भी आ जाते हैं और नाथूराम गोडसे के जिंदाबाद के नारे बोलते हैं। अभी आपने जो पहला बिंदु हमें बताया था उसके बारे में हमने आपको डिटेल जानकारी दे दी है। बाकी संत महंत भी हमारे सम्मानी होते हैं और आप सब लोग भी सम्मानी। मध्य प्रदेश में कोरोना एक बार फिर से चिंता बढ़ा रहा है। प्रदेश में कोरोना के 308 नए मरीज मिले, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1029 हो चुकी है। इंदौर में सबसे ज्यादा 137 नए मरीज मिले हैं, जबकि भोपाल में 69, ग्वालियर में 22, जबलपुर में 21 नए मरीज मिले। संक्रमण दर 1.85% पर पहुंच चुकी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कोरोना धीरे धीरे फिर से फैल रहा है। इंदौर में कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों वेरिएंट के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने कोरोना से निपटने की सभी जरूरी व्यवस्था कर रखी है। इधर भोपाल में बुधवार से मास्क नहीं लगाने पर 200 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही मास्क को लेकर अभियान चलाया जाएगा। भोपाल में जिला प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में पुलिस कंट्रोल रूम में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया गया। मंत्री ने कहा, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सतर्कता जरूरी है। उन्होंने कोरोना से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी होने का दावा किया। वहीं कांग्रेस ने भीड़ वाले आयोजन पर बैन लगाने का सुझाव दिया। कोरोना के 308 प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में आए हैं। अब हमारे एक्टिव केस 1029 संपूर्ण मध्य प्रदेश में है। घबराने की आवश्यकता तो नहीं है, पर सावधानियों की ज्यादा आवश्यकता है। क्राइसिस मैनेजमेंट की इस बैठक में लोगों से यही कहेंगे कि सुरक्षा का ध्यान रखें, पर सरकार की स्तर पर सभी प्रकार से हम लोगों ने तैयारियां की। बैठक में सुझाव वही दिए हैं कि भाई अगर वो करना है, आपको भीड़ भाड़ रोकना है, तो आपको सभी पे एक जैसा प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। ये अलग अलग प्रतिबंध नहीं होंगे। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर मचे घमासान का असर यूपी में भी दिखता है। दरअसल कांग्रेस ने यूपी में पिछड़ा वर्ग के वोट हासिल करने के लिए मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्ग के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है।
कांग्रेस ने राज्यसभा सांसद और ओबीसी विभाग के अध्यक्ष राजमणि पटेल की उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर चुनाव ड्यूटी लगाई। ये वो सीटें हैं जहां 40 से 50% वोटर पिछड़ा वर्ग के हैं। कांग्रेस की कोशिश है कि पिछड़ा वर्ग बाहुल्य सीटों पर कांग्रेस नेता ओबीसी वोटर्स को ये बताएं कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ओबीसी आरक्षण की विरोधी है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस किस मुंह से ये दावा करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी कांग्रेस को ओबीसी आरक्षण पर फटकार मिली है। कांग्रेस न केवल मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में बात करेगी। जिसके प्रधानमंत्री ओबीसी के हैं, जिनके मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में ओबीसी के हैं, उसके बावजूद भी ये ओबीसी को जो 27% आरक्षण होना चाहिए, उनकी जो तादाद है 50%, उसके हिसाब से नहीं दे पा रही है। ओबीसी के तमाम प्रावधानों के मामले में, ओबीसी के आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के मामले में, कुल मिलाकर ओबीसी के अधिकारों से लेकर उनके तमाम प्रकार के सम्मान के मामले में कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है। इन्होंने केवल धोखा दिया है, ठगा है। जब जब ये बात उठाएंगे तब तब पकड़े जाएंगे। जबलपुर में दमोह नाका फ्लाईओवर को लेकर के एक बार फिर से सियासत गर्मा गई। दरअसल फ्लाईओवर की लंबाई गोपाल बाग चौराहे से दमोह नाके के आगे तक बढ़ा दी गई है, लेकिन फ्लाईओवर का निर्माण कर रही ठेका एजेंसी ने बढ़ाए गए हिस्से को बनाने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस ने इसके पीछे अधिकारियों की कमीशनबाजी का आरोप लगाया, साथ ही पूरा निर्माण नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कुछ तकनीकी और वित्तीय कारणों से ठेका एजेंसी अतिरिक्त निर्माण से पीछे हट रही है, लेकिन फ्लाईओवर को एक्सटेंशन की स्वीकृति के हिसाब से पूरा बनवाया जाएगा। वहीं प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि दमोह नाका फ्लाईओवर का पूरा निर्माण हो। अगर अधिकारियों के चलते या कमीशन खोरी के चलते अगर इसमें कोई रुकावट या रोड़ा अटकाने की कोई करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। हर हालत में ये फ्लाईओवर अगर पूरे जबलपुर शहर का ट्रैफिक गोपाल बाग उतरेगा तो हमारा दमोह नाका नासूर बन जाएगा ट्रैफिक और यातायात की दृष्टि से, और जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जबलपुर शहर की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। दूसरा हिस्सा भी हमने उसका स्वीकृत काफ़ी पहले ही करा लिया है, उसको भी स्वीकृति हो चुकी है। अब दमोह नाका के पार तक ये फ्लाईओवर बनने जा रहा है। तो 2 फेजेज में बनेगा सर। ये पूरा एक ही काम है, लेकिन पहले इसको पूरा करें और उसके बाद में जो दूसरा वाला स्वीकृत हुआ है उसका काम भी इसके साथ साथ ही चलेगा। अभी ने जो प्रयास करके इसकी लागत बढ़वाई करीब 225 करोड़ रुपया, राज्य सरकार ने भी पोल शिफ्टिंग के लिए भी, अतिक्रमण हटाने के लिए भी अपने राज्य मत से भी इसमें दिया है। तो मुझे लगता है कि हम ये काम भी कर लेंगे, जो जबलपुर की जनता की भावना है उसी के अनुरूप काम हो जाए। सिंगरौली बीजेपी जिला प्रबंध समिति का गठन हो चुका है। समिति का गठन 3 साल की देर से हुआ, लेकिन समिति से बीजेपी विधायकों को बाहर कर दिया गया। बीजेपी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने प्रदेश संगठन को सूची भेजी थी, अब उस सूची पर मोहर लग गई। प्रदेश संगठन के साथ ही सत्ता और रीवा के संगठन पदाधिकारी इसमें शामिल किए हैं, लेकिन सिंगरौली जिले के 3 विधायकों को समिति में शामिल नहीं किया है। अनदेखी को लेकर 3 विधायकों ने नाराजगी जताई। वहीं समिति में जगह न मिलने को लेकर विधायक राम लल्लू वैश्य ने कहा कि जब विकास कार्य और संगठन से जुड़े मुद्दों प्रस्तावों पर उनकी भागीदारी नहीं होगी तो वे क्या करेंगे। विधायकों को मैंने सम्मिलित नहीं किए गए हैं। सिंगरौली में सीधी में 2 विधायक हैं, रीवा वगैरह में भी है। सिंगरौली में नहीं बनाया तो क्या दिक्कत है, अपना चलाना है उनको तो चलाए संगठन, अपना जो दायित्व है विधायक का वो करेंगे, बाकी ये सब चलाए संगठन। खंडवा पहुंचे किसान नेता शिव कुमार कक्का जी ने कृषि कानून और सरकार की नीतियों को लेकर नाराजगी जाहिर की। 3 कृषि कानून वापसी को किसानों की जीत बताया। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सरकार ने किसानों से बिना पूछे ही 3 कृषि कानून बनाए। हमने लंबा संघर्ष किया, किसान भाइयों ने बलिदान दिया, फिर सरकार को इस पर झुकना पड़ा। सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश के कृषि मंत्री जवाब दें कि एमएसपी गारंटी को लेकर सरकार की क्या योजना है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश पूरी तरह कब लागू होंगी। साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर अन्नदाता किसानों से दूरी बनाने का आरोप भी लगाया। प्रदेश में नहीं आ पाए थे, आ गए। 3 कानून तो समाप्त हो गए और वो लड़ाई भी समाप्त हो गई। एमएसपी की लड़ाई के लिए हमें इससे बड़े आंदोलन की दरकार होगी। हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगी। अब 2023 में एक बड़ी लड़ाई लड़ना होगी एमएसपी के लिए। उस लड़ाई की तैयारी भी खंडवा से अपेक्षित है।
देश भर के जूता चप्पल व्यापारियों की हड़ताल को मध्य प्रदेश के 30,000 से ज्यादा व्यापारियों ने समर्थन दिया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसवानी के नेतृत्व में व्यापारियों ने प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से मुलाकात कर अपनी मांगें उनके समक्ष रखी। वित्त मंत्री ने व्यापारियों की मांग को लेकर आश्वस्त किया। जूता चप्पल पर अब तक 5% जीएसटी लगता था, जिसको बढ़ाकर 12% कर दिया है। 1 जनवरी से ये देश भर में प्रभावी भी हो चुका है। मध्य प्रदेश की ओर से भी इस बात को पूरा गंभीरता से लेंगे और इनकी भावना का पूरा सम्मान करते हुए इनकी बात को पूरी तरह से हम सरकार की ओर से रखेंगे। निर्णय जीएसटी काउंसिल में होगा और निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग इनकी बात को रखेंगे और वो विचार करेंगे इस पर गंभीरता से। दतिया से खबर, जहां पीताम्बरा चौराहे पर नगर पालिका के सफाई कर्मियों और पुलिस के बीच में विवाद हो गया। दरअसल सफाई वाहन के ड्राइवर सनी वाल्मीकि ने बताया कि जब वो कचरा वाहन को नगर पालिका में रखने जा रहा था तो रास्ते में पुलिसकर्मियों ने इसे रोका और गाड़ी पलटकर ले जाने को कहा। जब तक वो गाड़ी पलटने लगा तभी एक पुलिसकर्मी आया और उससे बदतमीजी की। जब उसने विरोध किया तो मारपीट शुरू कर दी गई। इस घटना के बाद सभी सफाई कर्मी एकजुट हुए और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने कर्मचारियों को समझाया। वहीं सफाई कर्मियों ने पुलिस के खिलाफ एक आवेदन दिया है। अधिकारियों ने जब कार्रवाई का आश्वासन दिया, इसके बाद सफाई कर्मी माने। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।